हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है। ये क्लास स्पेशली बनाई जाती है सुपर टेट के लिए। जितने भी उम्मीदवार सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विलोम शब्द के अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। उसके बाद से ये क्लास जो है ये संस्कृत की क्लास बनाई गई है और ऊपर एक पेज ये विलोम शब्द का है, तो इसको कवर कर ले रहे हैं। अब इसमें विलोम शब्द से संबंधित जो भी पूछा जाएगा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। इसकी परिभाषा दिया गया है कि जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत या उल्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। अब यहाँ पे विलोम शब्द के अर्थ हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ये नियम है। विलोम शब्द समान पदभेद संज्ञा विशेषण क्रिया आदि के होते हैं। अब जैसे अच्छा का विलोम क्या होता है? बुरा होता है। आगे का विलोम पीछे होता है। आना का विलोम जाना होता है। और ऊपर का विलोम क्या होता है? नीचे होता है। आरंभ का विलोम अंत होता है। अमीर का विलोम गरीब होता है। और जीत का विलोम क्या होगा? हार होगा। जीवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु होगा। सत्य का विलोम क्या होगा? असत्य होगा। बड़ा का विलोम छोटा होगा। बलवान का विलोम दुर्बल होगा। बुद्धिमान का विलोम शब्द क्या होगा? मूर्ख होगा। धनी का विलोम शब्द निर्धन होगा। पास का विलोम दूर होगा। प्रशंसा का विलोम निंदा होगा। और साहस का विलोम क्या होगा? तो ये होगा कायरता। जैसे आपने साहस पूर्वक लड़ा, वीरता पूर्वक लड़ा, तो इसने कायरता के साथ लड़ा, या फिर इसके अंदर कायरता है, धूर्तता है। स्वर्ग का नर्क होगा। उन्नति का क्या होगा? अवनति होगा। नेक्स्ट अगला है, विलोम शब्द का सही प्रयोग भाषा को प्रभावशाली बनाता है। और उपसर्ग जो होता है अ, अन, नी, दुर, औ आदि लगाने से विलोम शब्द बनाते हैं। जब ये आप उपसर्ग लगाएंगे अ, अन, नी, दुर, औ आदि लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। जैसे विशेष शब्द है, कुछ शब्दों के एक से अधिक विलोम होते हैं। संदर्भ के अनुसार विलोम शब्द का चयन किया जाता है। जैसे सत्य का विलोम असत्य होता है। और शुभ का विलोम क्या होगा? अशुभ होगा। प्रेम का विलोम घृणा होगा। और प्रकाश का विलोम अंधकार होगा। दिवस का विलोम रात्रि होगा। और सुख का विलोम क्या होगा? तो दुख होगा। और लाभ का विलोम हानि होगा। और मित्र का विलोम शत्रु होगा। शांत का विलोम अशांत होगा। गर्म का विलोम ठंडा होगा। मीठा का विलोम क्या होगा? कड़वा होगा। और न्याय का विलोम क्या होगा? अन्याय होगा। उन्नति का विलोम क्या होगा? अवनति होगा। स्वच्छ का विलोम गंदा होगा। आशा का विलोम निराशा होगा। नवीन का विलोम पुराना होगा। कठोर का विलोम कोमल होगा। और मोटा का विलोम पतला होता है। और रूखा का विलोम चिकना होता है। रूखा यानी खुरदुरा और चिकना यानी प्लेन। और ऊंचा का विलोम नीचा होता है। गहरा का विलोम उथला होता है। चालू का विलोम बंद होता है। और जागना का विलोम सोना होता है। और हंसी का विलोम क्या होता है? तो ये होता है रोना। नेक्स्ट अगला विलोम शब्द है। विलोम शब्द याद करने के लिए सबसे ज़रूरी है अभ्यास। किसी भी चीज़ का, जैसे लड़का का लड़की होता है, माता का पिता होता है, विलोम शब्द भाई का बहन होता है। अगला है उत्साह का निराशा होगा। जैसे विलोम शब्द है, आपके घर में कोई शिक्षक बना, नौकरी लग गई, तो आपके घर में उत्साह है। और आपके पड़ोसी के घर में किसी की नौकरी, वही एग्ज़ाम वो भी दिया है और उसकी नौकरी नहीं लगी है, तो उसके घर में निराशा है। कठिन का आसान होगा। और सफल का असफल होगा। नया का विलोम पुराना होगा। सभ्य का विलोम असभ्य होगा। प्रवेश का विलोम निकास होगा। और विकास का विलोम क्या होगा? विकास का विनाश। स्मरण का विलोम विस्मरण होता है। और आराम का विलोम परिश्रम होता है। निर्यात का विलोम क्या होता है? तो आयात होता है। नेक्स्ट अगला, अब जो प्रश्न दिया जा रहा है, ये सुपर टेट के लिए संस्कृत की क्लास बनाई गई थी, हमने आपको पहले ही कहा था। और ये जो पेज ऊपर है विलोम शब्द का जुड़ गया था, इसीलिए हमने उसको भी कवर कर लिया। अब इस क्लास में जो संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत में गिनती से संबंधित संस्कृत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस करेंगे। जैसे जिस शब्दों के अर्थ संख्या या क्रम दर्शाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गिनती या संख्यावाचक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती या फिर संख्यावाचक शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ नियम दिया गया है, संस्कृत में 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिखी जाती है। अगला है 1 से 4
तक संख्या का लिंग बदलता है और 5 से आगे नहीं बदलता है। ये इसके नियम हैं। और 1 से 10 तक मूल संख्या और 11 से 19 तक 10 के साथ और 20 से आगे दहाइयों एवं इकाइयों के मेल से संख्या बनती है। नेक्स्ट अगला ये नियम है। ये जो है हम लोग नियम देख रहे हैं अभी। और 100 का रूप क्या होता है? 100 को संस्कृत में क्या बोला जाता है? 100 को शतम बोला जाता है। 100 को संस्कृत में क्या बोला जाता है? तो 100 को शतम बोला जाता है। विशेष बातें संख्या से संबंधित याद रखने योग्य जो बातें हैं, संख्या में गणना व्यवस्थित और वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है और 1 से 4 तक लिंग के अनुसार रूप बदलता है और 20, 30, 40, 90 तक दहाइयाँ विशेष रूप से प्रयुक्त होती हैं। और संख्या जो है संस्कृत संख्या ज्ञान ये व्याकरण, गणित एवं शास्त्रों के अध्ययन में उपयोगी है। नेक्स्ट अगला है कुछ गणना के उदाहरण हैं, जैसे कि छात्र, यहाँ 2 छात्र हैं तो इनको क्या बोलेंगे? द्वौ छात्र। 5 पुस्तकानि, 5 पुस्तकानि तो यहाँ 5 पुस्तकानि। 10 बालका, 10 बालका और 15 छात्रा, 15 छात्रा। और पुस्तकानि 20 पुस्तकानि और 25 महिला हैं तो 25 महिला। 50 जना माने 50 जना। 75 दिवसा तो 75 दिवसा। और 100 रुपये तो शतम रुपया। अभी इस जो संस्कृत में शब्द दिए गए हैं, गिनती को संस्कृत में कवर कर ले रहे हैं। 1 को संस्कृत में क्या बोला जाएगा? एकम। 2 को द्वय, 3 को त्रयः, 4 को चत्वारि, 5 को पंच, 6 को षष्ठ, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नवः, 10 को दशः, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश और 15 को पंचदश। ऐसे ही 16 को क्या बोला जाएगा? षोडश। 16 को षोडश और 17 को सप्तदश, 18 को अष्टदश, 19 को नवदश, 20 को विंशति, 21 को एकोनविंशति और 22 को द्वाविंशति, 23 को त्रयोत्रिंशति, 24 को चतुर्विंशति, 25 को पंचविंशति, 26 को षड्विंशति, 27 को सप्तविंशति, 28 को अष्टविंशति, 29 को नवविंशति, 30 को 63। नेक्स्ट अगला है 31 को एकत्रिंशत, 32 को द्वात्रिंशत, 33 को त्रयत्रिंशत। अगला जो संख्या है 34 को क्या बोला जाएगा? ये बोला जाता है चतुत्रिंशत और 35 को पंचत्रिंशत, 36 को षट्त्रिंशत, 37 को सप्तत्रिंशत। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, 37 है ना, तो 37 में इसमें सप्त, 37 को 30 + 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30 + 7। और 30 को क्या बोला जाता है? त्रिंशत। तो त्रिंशत पीछे लगा है और 7 जो है सप्त में 7 होता है तो सप्तत्रिंशत। 38 को अष्टत्रिंशत, जैसे 38 को 8 + 30 लिख लेंगे तो अष्टत्रिंशत। 39 को नवत्रिंशत, तो 9 को 9 बोलते हैं और 30 को 63 बोलते हैं तो 9त्रिंशत। इसको ही एकोनचत्वारिंशत भी बोला जाता है, क्योंकि 1 कम 40 में रहेगा तो उसी को ही 39 बोला जाएगा, तो एकोनचत्वारिंशत बोला जा सकता है। अगला 40 नंबर है चत्वारिंशत। 1 चत्वारिंशत 41 को, 42 को द्विचत्वारिंशत, 43 को त्रिचत्वारिंशत, 44 को चतुश्चत्वारिंशत, 45 को पंचचत्वारिंशत, 46 को षट्चत्वारिंशत, 47 को सप्तचत्वारिंशत, 48 को अष्टचत्वारिंशत और 49 को क्या बोलेंगे? तो ये बोलेंगे नवचत्वारिंशत। और 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत। 50 को क्या बोलेंगे? पंचाशत। 51 को एकपंचाशत, 52 को द्विपंचाशत, 53 को त्रिपंचाशत और 54 को चतुर्पंचाशत, 55 को पंचपंचाशत और 56 को षट्पंचाशत, 57 को ये 57 को सप्तपंचाशत, 58 को अष्टपंचाशत, 59 को नवपंचाशत और 60 को षष्ठी, 61 को एकषष्ठी,
62 को द्विषष्ठी, 63 को त्रिषष्ठी, 64 को चतुर्षष्ठी, 65 को पंचषष्ठी, 66 को षड्षष्ठी। नेक्स्ट अगला है 67 को क्या बोलेंगे, तो 67 को बोलेंगे सप्तषष्ठी, सप्तषष्ठी। 68 को बोलेंगे अष्टषष्ठी और 69 को बोलेंगे नवषष्ठी। 70 को बोलेंगे सप्तति, 71 को एक सप्तति, 72 को द्विसप्तति, 73 को त्रिसप्तति, 74 को चतुर्सप्तति, 75 को पंचसप्तति, 76 को षट्सप्तति और 77 को सप्तसप्तति, 78 को अष्टसप्तति और 79 को नवसप्तति, 80 को अशीति, 81 को एकाशीति और 82 को द्वाशीति। अगला है 83 को त्रयशीति और 84 को चतुर्शीति, 85 को पंचशीति और 86 को षट्शीति, 87 को सप्ताशीति और 88 को अष्टाशीति। बस आपको ध्यान रखना है 88 जो लिख रहे हैं तो इसको 80 और धन 8 लिखेंगे और 8 को ही बोला जाता है अष्टा और शीति मीन्स 80, अष्टाशीति और 89 को नवाशीति और 90 को नवति, 91 को एकनवति, 92 को द्विनवति, 93 को त्रिनवति, 94 को चतुर्नवति, 95 को पंचनवति, 96 को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे षष्ठनवति, 97 को सप्तनवति, 98 को अष्टनवति और 99 को नवनवति और 100 को क्या बोलेंगे शतम। ये रहा संस्कृत में गिनती का ज्ञान, व्याकरण, गणित से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अगला है संस्कृत वर्णमाला से संबंधित। संस्कृत वर्णमाला से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। इसकी पहले परिभाषा, संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। संस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं और वर्णों के शुद्ध उच्चारण से ही भाषा शुद्ध और प्रभावी बनती है। वर्णों के शुद्ध उच्चारण से ही भाषा शुद्ध और प्रभावी बनती है। अब यहाँ पे वर्णों के भेद दिया गया है। वर्णों के भेद से संबंधित वर्णों के भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है स्वर वर्ण, यानी जिसमें स्वर रूप से उच्चारित हो उसमें स्वर वर्ण होते हैं। व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, इसको ध्यान रखिए। जो वर्ण व्यंजन की सहायता से बोले जाते हैं कौन से वर्ण कहलाते हैं, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। नेक्स्ट है ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण 4 होता है और डायरेक्टली यहाँ परीक्षा में पूछ लिया जाता है आपसे कि इसमें से बताइए कौन सा ऊष्म वर्ण नहीं है, या इसमें से बताइए कौन सा ऊष्म वर्ण है। तालवी स, मूर्धन्य स, दांती स, ह, ये जो है ऊष्म वर्ण है। संयुक्ताक्षर पूछ लिया जाता है कि क छ किससे बना है, क जमा स के संयोग से। जो ज्ञ किससे बना है, ज जमा इ से, और त्र त जमा र से। और 4 संयुक्ताक्षर हैं, क छ त्र ज्ञ और एक होता है स्र। ये जो चारों है, चारों आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा संयुक्ताक्षर है, या ये बताइए कि इनमें से कौन सा किस वर्ण के साथ मिलकर बना है। अगला है अनुस्वार। अनुस्वार और विसर्ग से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग, इनको ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट, उच्चारण के नियम क्या हैं। उच्चारण के नियम क्या हैं, तो प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध एवं मधुर होना चाहिए। प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध एवं मधुर होना चाहिए और स्वर मुख से बिना किसी अवरोध के निकले। स्वर बिना मुख से बिना किसी अवरोध के निकलते हैं और जो व्यंजन होते हैं वो उच्चारण में किसी न किसी अंग का स्पर्श या अवरोध होता है। जो व्यंजन वर्ण होते हैं ये स्वर के सहायता से बोले जाते हैं, इसीलिए व्यंजन वर्ण बोलने से पहले इनकी जो रुकावट है कहीं ना कहीं मुंह में होती है। अगला है अनुस्वार। नासिक के ध्वनियों को सूचित करता है। जो अनुस्वार है ये नासिक के ध्वनियों को अनुसूचित करता है। जो अनुस्वार हैं वो कहाँ से निकलते हैं, नासिक के माध्यम से निकलते हैं। और विसर्ग उच्चारण में श्वास का त्याग होता है। विसर्ग उच्चारण में श्वास का त्याग होता है। नेक्स्ट अगला है, अब इसके ऊपर का जो दिया हुआ है, संस्कृत वर्णमाला देवनागरी लिपि में कुल स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है, 11। कितनी मानी गई है, 11। इसमें कौन कौन सा है 11 में, अ है। पहली बात
भले ही आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, वो बड़ी बात नहीं है। सच्चाई तो ये है कि आज के समय में यदि अच्छे अच्छे लोगों को कहा जाए कि आप अ से लेकर अ तक सुनाइए, हो सकता है कि कुछ लोगों को आ रहा है, कुछ लोगों को नहीं भी आ रहा है, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसमें अ आ कभी भी आप पढ़ाइए किसी को भी। हमें भी नहीं पता था, हम भी अपने सर से पढ़े तो हमें पता चला। तो इसमें कितने लोग अ आ पढ़ाते समय छोटी छोटी बारीकियां गलतियां करते हैं। जैसे हम आज पढ़ेंगे क ख ग और अ आ कैसे पढ़ा जाता है। तो बहुत लोग इंग्लिश मीडियम में आप चले जाएंगे तो ज़्यादातर टीचर ऐसे पढ़ाते हैं, अ आ छोटी बड़ी, छोटाऊँ बड़ाऊँ, री ए ऐ ओ औ अंग अ। लेकिन इसका शुद्ध रूप है छोटी बड़ी मतलब क्या होता है? किसी लड़की का नाम है, किसी लड़के का नाम है, किसी पुरुष का नाम है। ऐसा तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपको स्पष्ट पढ़ना है और पढ़ाना है। किसी भी चीज़ को आपको स्पष्ट पढ़ना है और बच्चों को पढ़ाना भी है। तो यहाँ पे आपका संस्कृत वर्णमाला में या फिर हिंदी वर्णमाला में आप कभी भी अ आ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अ आ छोटी बड़ी नहीं कहना है आपको, अब यहाँ कहना है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ अंग अ। ये जो है इसका शुद्ध उच्चारण है। नेक्स्ट अगला है, अब व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? व्यंजन वर्णों की जो संख्या है 33 होती है। व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? 33। और क वर्ग में कितने व्यंजन हैं? 5। क ख ग घ ङ। और च वर्ण में कितने व्यंजन हैं? 5। च छ ज झ इं। और ट वर्ग में कितने हैं? 5। ट ठ ड ढ ड़। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ व भ म। और अंतस्थ व्यंजन कौन से कहलाते हैं? य र ल व। और यहीं से आपका डायरेक्टली प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, या फिर इसमें से कौन सा आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो सुपर टेट में इन्हीं बारीकियों को आपको ध्यान रखना है और इन्हें याद करके चलना है। अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन से हैं? तो य र ल व है। नेक्स्ट अगला है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तो ये है तालवी स है, मूर्धन्य स है, दांती स है और ह है। ऊष्म व्यंजन कौन सा है? तालवी स है, मूर्धन्य स है, दांती स है और ह है। ये भी पूछ लिया जाता है। अब देखिए ये जो संयुक्त वर्ण हैं ये डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कछ, कछ जो होता है क जमा स के योग से बना है, क जमा स के योग से बना है कछ। नेक्स्ट अगला ले लेंगे, अगला है ज्यों। ज्यों किससे बना है? जो जमा इया से। त्र किससे बना है? तो जमा र से। स्र किससे बना है? स जमा र से। और ये जो प्रश्न हैं ये डायरेक्टली प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। कंठ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ का क च ट त प, ये क्या है? ये 5 वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, क च ट त प का मतलब क वर्ग, क वर्ग का मतलब क ख ग घ ङ, और च वर्ग का मतलब च छ ज झ इं, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ड़, और त वर्ग का मतलब त थ द ध न, प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। और यही जो वर्ग हैं 5 वर्ग हैं। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। क च ट त प, आपको ये भी क्रम याद रखना है। और संस्कृत में कुल 49 मूल वर्ण होते हैं। संस्कृत में कुल, ये जो विशेष बातें हैं इनको आप लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। एक चीज़ और, ये जो क्लासें चलाई जा रही हैं ये अति महत्वपूर्ण क्लासें हैं, लेकिन ये जो क्लास का सर्कल है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे ही आपकी संस्कृत के पूरे टॉपिक कवर हो जाएंगे, पुनः टॉपिक फर्स्ट से हम लोग क्या कर देंगे? स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें संस्कृत में कुल मूल वर्ण होते हैं कितने? 49। स्वर कितने हैं? तो 11। और व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और शुद्ध उच्चारण के अर्थ में भेद होता है। जैसे कि फलम, फलम का क्या होगा? फल। और फलंग का क्या होगा? ये फलंग जो है शुद्ध उच्चारण अर्थ में भेद होता है। जैसे फलम का क्या होगा? फल, और फलंग ये धातु है। और स्वरों की दीर्घता का विशेष ध्यान रखें। स्वरों की दीर्घता का विशेष ध्यान रखें। अनुस्वार का उच्चारण नासिक से होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिक से होता है। और विसर्ग जो होता है
विसर्ग का उच्चारण हल्की श्वास के साथ होता है। विसर्ग का उच्चारण हल्की श्वास के साथ होता है। नेक्स्ट अगला है संस्कृत वर्णमाला से संबंधित ये भी है। इसमें यहाँ पे दर्शा दिया गया है कि व्यंजन जो कंठ वर्ण हैं कौन से हैं, तो ये है क वर्ग है, और तालव्य व्यंजन कौन से हैं, तो ये च वर्ग है, और ट वर्ग है मूर्धन्य व्यंजन है। नेक्स्ट अगला है त वर्ग कौन सा है, तो ये है दंत व्यंजन है, और प वर्ग है उष्ठ है, और अंतस्थ जो है ये अंतस्थ है य र ल व, और उष्म कौन सा है, तो तालवी स मूर्धनी स दांती स ह। नेक्स्ट अगला है इसमें ये इम्पोर्टेंट है, स्वरों की संख्या 13 नहीं 11 है, और व्यंजन कितने हैं 33 हैं। क से लेकर म वर्ग तक 25 हो जाएंगे। क च ट त प ये 5 वर्ग हो रहे हैं, और एक वर्ग में 5 व्यंजन हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। 4 जो है ये 4 य र ल व ये अंतस्थ है, और उसमें है तालवी स मूर्धनी स दांती स ये 4 हैं, तो कुल मिलकर कितने हो जाएंगे, ये जो है 33 हो जाएंगे। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन, 2 या अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले वर्ण जो है ये है संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन कहलाएंगे। नेक्स्ट अगला है संयुक्त व्यंजन 2 या अधिक वर्णों के मेल से बनने वाले जो वर्ण होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, और उष्म वर्ण है तालवी स मूर्धनी स दांती स हाँ, अंतस्थ है य र ल व। ये जो है प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं। ये भी जो है संस्कृत में स्वर और व्यंजन से संबंधित ही बना है, लेकिन इसको नहीं देखेंगे क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने जो इसमें महत्वपूर्ण है लगभग सबको कवर कर लिया है। अब टॉपिक हम लोगों का है संधि। संस्कृत में संधि से संबंधित, संस्कृत में संधि से संबंधित। अब संधि की परिभाषा क्या होती है, पहले उसको कवर करेंगे। संधि की परिभाषा क्या होती है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि के कारण उच्चारण सरल, मधुर और प्रवाहपूर्ण हो जाता है। संधि के मुख्य जो प्रकार हैं स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, और विसर्ग है और अनुस्वार। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और अनुस्वार संधि। स्वर संधि के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। व्यंजन संधि के कितने भेद हैं, ये भी 6 भेद हैं। विसर्ग संधि के 4 भेद हैं, और अनुस्वार संधि के 3 भेद हैं। और संधि के करने के प्रमुख नियम क्या हैं, तो संधि सामान्यतः पदों के विलन पर होती है। ये जो संधि है सामान्य पदों के मिलन पर होती है, और संधि में दूसरा वर्ण प्रधान होता है, और संधि से पहले वाले वर्ण को पूर्व रूप और बाद वाले को पर रूप कहते हैं। संधि होने पर वर्ण परिवर्तन, लोप, वृद्धि या गुण हो सकता है। जैसे यहाँ दिया गया है संधि के लाभ। संधि के लाभ, संधि के क्या क्या लाभ हैं, तो उच्चारण में सहायता आती है इससे। दूसरा है भाषा मधुर एवं प्रवाहपूर्ण बनती है। तीसरा है समय की बचत होती है, और काव्य में छंद और लय बनी रहती है। और संधि के घटक क्या हैं, संधि के घटक क्या हैं, तो पूर्व रूप पहला वर्ण यानी पहला पद होता है, और पर रूप यानी दूसरा वर्ण या पद होता है। नेक्स्ट अगला है संधि। संधि जो है मिलन से नया रूप बनता है, वर्णों के संयुक्त से क्या होता है, संधि बनता है। अब इसमें जो संधि में दिया गया है, पहला जो वर्ण है, पहला है स्वर संधि है। स्वर संधि से रिलेटेड पूछा जा रहा है, स्वर संधि दिया है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। स्वर संधि के 6 भेद होते हैं, और संधि की जो परिभाषा होती है क्या होती है, 2 स्वरों के मेल से विकार होता है, वहाँ पे स्वर संधि होती है। यानी स्वर के बाद जब स्वर वर्ण आए तो स्वर के बाद
जब स्वर वर्ण आए तो वहाँ पे कौन सी संधि होती है? स्वर संधि होती है। और नियम है इसका, समान वर्णी के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। अब जो स्वर संधि है, स्वर संधि में पहला स्वर संधि कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि। कौन सा है? दीर्घ स्वर संधि है। और दीर्घ स्वर संधि में यहाँ पूर्व रूप है और उसके बाद पर रूप दिया गया है और यहाँ पे संधि रूप दिया गया है। जैसे पूर्व रूप में कहा जा रहा है अ या आ के बाद, अ या आ के बाद अ या आ आए तो वहाँ पे आ हो जाता है। अ या आ के बाद वहाँ पे अ या आ आए तो वहाँ पे आ होगा। जैसे कि अ के बाद अ आएगा तभी भी आ होगा, अ के बाद अ आएगा तभी भी आ होगा, और अ के बाद आ आएगा, क्या आएगा? आ आएगा तो भी आ होगा। और यदि आ के बाद अ आएगा तो वहाँ पे भी क्या होगा? आ होगा। ये जो है किस संधि का उदाहरण है? ये है दीर्घ संधि का। किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसमें दीर्घ संधि का उदाहरण है। जैसे कि अ के बाद अ या आ के बाद अ या आ आए तो वहाँ पे आ होगा। जैसे इसका उदाहरण है राम जमा अयम, राम जमा अयम, रामायम। इसका संधि रूप क्या होगा? राम जमा अयम। इसका संधि रूप क्या होगा? रामायम। दूसरा है छोटी ई या बड़ी ई के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो वहाँ पे बड़ी ई हो जाएगा। यानी दीर्घ स्वर संधि में क्या हो जाएगा? यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा। हरि जमा ईस, हरि जमा ईस, हरि जमा ईस। तो इसका दीर्घ रूप क्या होगा? हरीस, हरि जमा ईस। इसका दीर्घ रूप क्या होगा? हरीस। नेक्स्ट है छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो वहाँ पे क्या होगा? बड़ा ऊ हो जाएगा। जैसे गुरु जमा उपदेश, तो ये क्या हो जाएगा? गुरुपदेश।